हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मनी सप्लाई के बारे में। बेसिकली जो हमारी इकोनॉमी है उसमें कितने तरह की मनी होती है। आरबीआई ने बेसिकली 4 तरह की मनी बताई हुई है, वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद पढ़ेंगे हाई पावर मनी क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि जितने भी दुनिया में लोन चलते हैं उसका बेस क्या है। आखिर ये कोई भी बैंक कैसे डिसाइड करना है कि किसी को कितना लोन देना है या किसी से कितने पर लोन लेना है। इस सभी के पीछे लाइबॉर और माइबॉर का क्या खेल होता है वो हम समझेंगे। बेसिकली आरबीआई ने जो मनी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, M1, M2, M3 और M4। सबसे पहले हम देखते हैं M1 क्या होता है। ये सभी आरबीआई की डेफिनेशंस हैं और ये सभी इसकी मदद से आरबीआई ये जान पाता है कि इकोनॉमी में कितना पैसा फ्रीली चल रहा है और कितना पैसा आगे हमारी डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वो कैसे हम देखते हैं, आइए। तो सबसे पहले M1 उठाते हैं। जितना भी हमारे पास कैश होता है, यानी कि जितना भी रुपया है हमारे पास, नोट और सिक्के होते हैं, उसके अलावा करेंसी। करेंसी मतलब भाई कैश में ही आ गई हमारी करेंसी। तो कैश में तो दोस्तों हम रुपए की बात करते हैं, पर डॉलर, पाउंड या फिर येन, युआन, ये सब जो करेंसीज हैं, इंटरनेशनल करेंसीज हैं, ये सब भी आरबीआई देखता है। अच्छा, इकोनॉमी में इतनी करेंसी भी है, अपनी रुपए के बदले अलावा इतनी सारी करेंसी भी है, तो चलिए वो भी फ्री मनी हो गया हमारा। और देखते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट्स, ये थोड़ी नई चीज़ है जो आपने लोगों ने शायद पहले ना सुनी हो। पर आप में से बहुत लोगों ने डिमांड डिपॉजिट खुलवा का अकाउंट खुलवा रखा है बैंक में। पूछिए कैसे। करंट अकाउंट एक एग्जांपल है डिमांड डिपॉजिट का। बेसिकली डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है इसमें डिमांड की जाती है। डिमांड कौन कर रहा है? बैंक डिमांड नहीं कर रहा है, इसमें आम आदमी जिसने अपना पैसा डाला हुआ है अकाउंट में, वो डिमांड करता है बैंक से कि मैंने तुम्हें पैसा तो दे दिया और बदले में तुम मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं दो, चल जाएगा। जनरली इसमें नो इंटरेस्ट होता है। जैसे आपको मालूम है कि करंट अकाउंट में कोई भी बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, क्योंकि उसमें आपको सुविधा दी जाती है कि आप जब मर्जी पैसा निकाल लो और आप बहुत जल्दी जल्दी पैसा डालते हो, उसमें बहुत जल्दी निकालते हो। बेसिकली बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, जबकि सेविंग अकाउंट में उतनी ट्रांजेक्शन अलाउड नहीं होती हैं। तो डिमांड डिपॉजिट में वही बैंक कहता है कि आप मुझसे कभी भी पैसा मांग सकते हो। ठीक है, मांग लो, पर जब तक नहीं मांग रहे हो जब तक तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, जब तक तो वो मेरा पैसा है। तो इसलिए एक तरह से वो मेरे लिए फ्री मनी हो गया। तो आइए देखते हैं। कैश करेंसी ऑब्वियसली फ्री मनी है। डिमांड डिपॉजिट ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए फ्री मनी बन गया, क्योंकि भाई बैंक बैंक के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें तो बैंक के लिए फ्री मनी बन गया कि आदमी जो है कभी भी अपना पैसा निकाल लेता है, वैसे पैसा जो डाल के रखता है, और जो आदमी निकाल रहा है पैसा उसके लिए भी फ्री मनी है। सेविंग अकाउंट से कई बार टाइम लग जाता है। अगर आप सोचे कि मैं बार बार इसमें पैसा डाल दूं, बार बार निकाल लूं, नहीं हो सकता। इसलिए सेविंग अकाउंट को हम फ्री मनी नहीं कहेंगे, सिर्फ करंट अकाउंट को कहेंगे। अच्छा, ये तो हो गई आम आदमी के पर्सपेक्टिव में बात। जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स और कंपनियां वगैरह होती हैं, उनका क्या होता है कि वो डिमांड डिपॉजिट के अकाउंट्स खुलवाती है, ना कि करंट अकाउंट्स के। उनमें क्या होता है कि भाई फ्री मनी उधर भी है, कंपनी जब चाहे पैसा मांग सकती है और उन्हें भी जनरली कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। बस उधर छोटी सी कंडीशन होती है कि आपको हफ्ते भर में पैसा मिलेगा। ये नहीं कि जैसे ही आपने मांगा मिनटों में जो आपके पास आरटीजीएस या एनईएफटी हो गई और पैसा आ गया या चला गया जहां भी भेजना है, नहीं। उसमें लगभग हफ्ते भर का टाइम बैंक्स मांगते हैं, क्योंकि कंपनियां जो है वो तो करोड़ों रुपए मांगेंगी, अरबों रुपए मांगेंगी अपने वर्किंग कैपिटल वगैरह की रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो बैंक्स कहते हैं कि हमें थोड़ा टाइम चाहिए, नहीं तो हमारे लिए जो है प्रॉब्लम हो जाएगी मनी सप्लाई रेगुलर बनाए रखने में। तो ये हो गया हमारा M1। इसी को ही हम कह देते हैं नैरो मनी भी। इसको आप ध्यान रख सकते हैं कि ये नैरो मनी है। आरबीआई ने इसको डेफिनेशन दी हुई है नैरो मनी की। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक और अब आगे बढ़ते हैं M2 को लेकर। इस उसमें क्या होता है कि सब कुछ M1 तो शामिल हो ही गया है, कोई डाउट नहीं है इसमें। प्लस अब इधर आपका सेविंग अकाउंट भी शामिल हो गया है। और सिर्फ सेविंग अकाउंट ही नहीं, साथ में आपकी कुछ एफडीज भी शामिल हो गई हैं इसमें। कुछ एफडी हमने क्यों कहा? क्योंकि वो एफडी जिनकी मैक्सिमम मेच्योरिटी 1 ईयर तक है, सिर्फ वही इसमें शामिल हो सकती हैं, विद मैच्योरिटी टिल 1 ईयर। उससे ऊपर अगर होगी तो M2 में शामिल नहीं होगी। तो इधर हमने सारा फ्री मनी रिलीज कर दिया, इसमें ऐड कर दिया, प्लस थोड़ा सा जो हमारा मनी जिसमें थोड़ा टाइम लगता है बट अल्टीमेटली वो इजीली हमें अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि सेविंग अकाउंट या फिर हमारी एफडी है। 1 साल की एफडी है तो तोड़ना भी आसान होता है, और वो 1 साल के अंदर तो वैसे भी हमें मिलता ही रहता है वो उसका मनी। ठीक है, अब इसी में थोड़े और एडिशन करके हम M3 की तरफ चलते हैं। अब इसमें कहा गया कि M1 प्लस M2 तो शामिल है ही, ऑटोमेटिकली अगर हम M2 लिख देते हैं तो M1 तो शामिल हो ही जाता है। प्लस इसमें अब आपकी सारी एफडी शामिल हो जाती हैं।
इसमें हमने क्या कहा कि भाई आपकी जितनी भी एफडी है, 3 साल की है, 5 साल की है, या जो भी एफडी आपकी, वो सारी इसमें शामिल हो जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इसमें इंक्लूडेड होता है। अब आप कहेंगे कि एफडी की बात करते करते हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पर कहां से आ गए। एफडी भी दोस्तों एक तरह से सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ही होता है। इसमें सर्टिफिकेट डिपॉजिट में क्या होता है, आपकी जो है फिक्स टर्म्स के टाइम के लिए एक बना दी जाती है डिपॉजिट, और उसमें आप जो है एक टाइम के बाद पैसा निकाल सकते हैं। बस उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है उसमें और एफडी में कि वो नेगोशिएबल होता है। जनरली जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वगैरह होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए होते हैं, तो वो लोग जो अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट की नेगोशिएशन करते हैं, 0.25 0.5 इधर उधर होता रहता है हर केस टू केस बेसिस पे, जबकि जो आम आदमी है उसके लिए तो एफडी फिक्स ही रहती है। तो ये छोटा सा डिफरेंस है, बाकी सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का ही एक पार्ट है हमारा एफडी भी। ठीक है, अब देखते हैं भाई यहाँ पे हमारी एफडी हो गई मिच्योरिंग अबव 1 ईयर ऑल्सो। यहाँ तक सिर्फ 1 ईयर थी, यहाँ पे जो है कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लंबी आप अपनी एफडी वगैरह बनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा टर्म डिपॉजिट वो भी एफडी की तरह ही हो गया। सब मिलते जुलते से नाम है, बहुत ज्यादा मेजर कोई किसी में डिफरेंस नहीं है। जैसे बस छोटा मोटा डिफरेंस ये है कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा नेगोशिएबल हो जाता है, एफडी में जो है बिल्कुल फिक्स रहता है इंटरेस्ट भी और हमारा अमाउंट भी। टर्म डिपॉजिट जो कंपनीज अपने लिए इस्तेमाल करती हैं, इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के मुकाबले जनरली। ठीक है, तो ये हो गया हमारा M3। अब लास्ट मनी और देख लेते हैं M4। अब M4 में क्या कहा गया कि भाई आपका अभी तक का जितना भी मनी था वो तो आप बिना पूछे ऐड कर ही दीजिए। M3 तो इसमें ऑटोमेटिकली आ ही गया। प्लस यहीं पर नहीं रुकेंगे हम इसमें जितना भी डिपॉजिट हम पोस्ट ऑफिस में करते हैं वो भी ऐड कर देंगे। ऑल द डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, चाहे आप पोस्ट ऑफिस में सेविंग बैंक खुलवाएं, वहां पे एफडी बनवाएं, या फिर वहां पे एमआईएस बनवाएं, या जो भी आप स्कीम यूज करते हैं पोस्ट ऑफिस के जरिए वो इसमें एप्लीकेबल हो जाती है, सिवाय एक स्कीम के, एक्सेप्ट एनएससी। एनएससी को माना गया है कि वो किसी भी मनी में शामिल नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई वो पैसे का कुछ जो हमारा डिपॉजिट है तो 1 2 3 4 में से किसी में शामिल हो ही हो, नहीं। जैसे कि एनएससी है वो वही शामिल नहीं होता किसी भी में, तो कोई बात नहीं। ये आरबीआई के नॉर्म्स है, वो देखता है कि भाई कितना इजी, कितना लिक्विडिटी मेरी इकोनॉमी में है। तो M1 हाई लिक्विडिटी, जैसे हमने इसको बोला भी नैरो मनी। उसके बाद M2 थोड़ी सी और लिक्विडिटी, चलो ठीक है भाई एकदम से 10 दिन की बात नहीं है, तो महीने 2 महीने में आ जाएगा पैसा। फिर उसके बाद M3 सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ है कि 3 4 5 साल में भाई इकोनॉमी जो अगले 5 साल में अगर हम देखते हैं कि इतनी सारी फ्री मनी है तो अच्छा ही करने वाली है। और M4 ये देखते हैं कि भाई और ज्यादा पैसा कितना है इकोनॉमी में, आगे जाके फ्यूचर में हमारी इकोनॉमी कैसा करेगी, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं आरबीआई को स्कीम्स बनाने में मदद करती है कि हमारी इकोनॉमी आगे कैसा करेगी। तो उसके बेस पे मैं वही डिसाइड कर लूँ कि मनी सप्लाई मुझे कितना रखना है। हम जानते हैं कि आरबीआई हर वक्त मनी सप्लाई कंट्रोल करके रखता है, कभी तो उसे रिलीज कर देता है, इकोनॉमी मनी डाल देता है, कभी उसको सक करना पड़ता है इकोनॉमी से, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एक होता है हाई पावर मनी। ये चारों चीजें तो हो गई। अब आरबीआई देखता है कि मुझे आज अगर पैसा जरूरत पड़ गया तो मेरे को कौन पैसा देगा। मान लीजिए कोई वॉर हो गई और गवर्नमेंट ने आरबीआई से इनडायरेक्टली कहा कि आप मुझे कुछ मनी दे दीजिए, तो आरबीआई कहेगा कि मुझे हफ्ते भर के अंदर पैसा कहाँ से मिलेगा वो देखना है मुझे। या आरबीआई देखता है कि भाई इस क्वार्टर में जो है मेरा कितना बैंक से पास फ्री मनी है कि मेरी जो आगे इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो पाए। क्योंकि आप एक बात समझिए कि कोई पैसा अगर फंसा हुआ है लंबे टाइम के लिए, मान लीजिए किसी ने जो पैसा जो है 8% ब्याज पे एफडी पे लगा दिया 5 साल के लिए, तो हमें पता चली है कि 5 साल के लिए इसको इस व्यक्ति की तरक्की 8% होते रहनी है। बट जो फ्री मनी है वो डिसाइड करता है एक्चुअली कि इकोनॉमी में एक्स्ट्रा बूस्ट कैसे आएगा। जब तक फ्री मनी नहीं होगा इकोनॉमी में तो इकोनॉमी एक तरह से स्टैग्नेंट हो जाएगी, रुक जाएगी। जो कैश है वही तो मदद करेगा आपको कुछ नया खरीदने में। अगर आप एफडी बनाकर ही बैठ गए हैं तो फिर आप जो किसी नई बिजनेस में या कैसे इन्वेस्ट करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हाई पावर मनी का कंसेप्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये भी बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है बाकी इन सभी से। ये क्या कहता है कि भाई जितना भी कैश एंड करेंसी विद बैंक्स एंड लिक्विड डिपॉजिट्स, कैश एंड करेंसी विद बैंक्स एंड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई के पास जो डिपॉजिट है वो तो आरबीआई इस्तेमाल कर ही सकता है ना। आप कोई और दे या ना दे, कोई बैंक मना कर दे देने से कल को, तो आरबीआई अपना डिपॉजिट तो इस्तेमाल हमेशा कर ही सकता है। इसलिए हाई पावर मनी ने कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके इस मनी के पास ही सिर्फ वो पावर है जो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव कर सकती है आगे, जो हमारी इकोनॉमी में ज्यादा तरक्की करने में हमारी मदद कर सकती है। सिर्फ
इसी मनी के पास ही वो हाई पावर है, इसलिए इसको हाई पावर कहा गया है। तो ये हो गया हमारा मनी सप्लाई। अब हम समझते हैं कि भाई इकोनॉमी में अगर जो है नया पैसा किसी कंपनी को चाहिए हो तो कैसे आता है। इसके लिए हम मनी सप्लाई को रोक के अपनी मनी मार्केट से हटके थोड़ा सा कैपिटल मार्केट की तरफ जाते हैं। हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे, आगे की क्लासेस में हम कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट के बारे में और पढ़ेंगे, इनके सभी इंस्ट्रूमेंट्स हमको डिस्कस करने हैं। बट फिलहाल हम पढ़ लेते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट दोस्तों हर चीज के लिए इस्तेमाल होती है, चाहे आप जनरली कहा जाता है कि भाई शेयर मार्केट के लिए इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होता है, पहले तो आप यही समझ लीजिए प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। प्राइमरी मार्केट बेसिकली आईपीओ होता है और सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग इन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज थ्रू अ प्लेटफॉर्म। मतलब क्या हुआ भाई, आईपीओ का मुझे लगता है आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। आईपीओ क्या होता है कि कोई भी नया कंपनी को जब शेयर रिलीज करना होता है मार्केट में तो आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि भाई कैसे जो है कंपनी जो है लोगों को बांटे। सबसे पहले मान लीजिए एक कंपनी आना चाहती है मार्केट में, चाहती है कि लोग उसके शेयर्स खरीदें, बदले में उसको कुछ पैसा दे। तो कैसे डिसाइड हो कि कौन लोग हैं जो पैसा लेंगे, पैसा सॉरी देंगे या फिर उसके शेयर खरीदेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप आईपीओ रिलीज कीजिए मार्केट में। मतलब कि आंख बंद करके लोगों को कह दीजिए, मतलब आंख बंद करके कह दीजिए जिसको खरीदना है मैं हर किसी को पैसा दे दूंगा, मैं कभी किसी में भेदभाव नहीं करूंगा। ठीक है, यानी कि कोई भी आदमी आ सकता है, भारतीय कोई भी आ सकता है और मेरे कंपनी के शेयर खरीद सकता है, तो उसे कहा जाता है आईपीओ। अब सिर्फ शेयर में नहीं होता है आईपीओ डील, ये शेयर्स में तो बिल्कुल होता ही है, उसके अलावा बॉन्ड्स यानी कि जो लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह होते हैं बॉन्ड्स उनमें होता है। फिर डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का शायद आपको मतलब ना पता हो तो मैं बता देता हूं कि जब एक कंपनी डूबती है तो सबसे पहले तो उसका शेयर होल्डर्स का पैसा जीरो हो जाता है। उसके बाद लगता है कि अभी भी कमी पड़ रही है तो डिबेंचर्स का पैसा जीरो होता है। डिबेंचर्स एक फिक्स अमाउंट पे फिक्स इंटरेस्ट होता है, यानी कि जैसे बॉन्ड्स में होता है ना भाई, आप बैंक में एफडी बनाने गए तो आपको 8% दे दिया, पर अब आपको कहा जाए कि इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ गया। अगर बैंक डूबा तो सबसे पहले आपकी एफडी का ही नंबर लगेगा, आपकी एफडी खत्म होगी तो आप कहोगे अच्छा इतना भयंकर रिस्क, तो ऐसे फिर मैं 8% पे तो नहीं दूंगा, मैं तो 12% पे दूंगा, 14% पे दूंगा, ये तो बहुत रिस्क हो गया। तो ये डिबेंचर्स भी वही होते हैं। डिबेंचर्स जनरली 12% 14% तक भी इंटरेस्ट रेट मिलता है क्योंकि हाई रिस्क बॉन्ड्स हैं। जनरली जो बॉन्ड्स हैं उनमें 7 से 11% तक मिल जाता है। ये सभी जो है मार्केट में पहली बार जब रिलीज हो तो उसे कहा जाता है प्राइमरी मार्केट। ये सभी आईपीओ के जरिए रिलीज होते हैं। ठीक है, अब चलिए एक बार मार्केट में रिलीज हो गए, आगे बढ़ते हैं। अब मार्केट में जब रिलीज हो गया तो उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है इन सभी में ही। भाई आप सिर्फ शेयर्स में डील नहीं कर सकते, आप बॉन्ड्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप डिबेंचर्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। किस किस में ट्रेडिंग हमने बताई, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स। जैसे कि सरकार गोल्ड बॉन्ड इशू करती है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि उस पर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दे देती है साल का, प्लस कह देते हैं कि आप जो एंजॉय कीजिए, गोल्ड की जो अमाउंट बढ़ गई वो सारी आपकी, हम तो खाली जो है आपके लिए जो है कस्टोडियन का काम कर रहे हैं। जो आपने हमें पैसा दिया है गोल्ड के बदले वो संभाल के रख रहे हैं। मान लीजिए आपने 100 ग्राम हमसे सोना खरीदा, तो कल को जो है जितने भी रेट हो जाए हम तो आपको 100 ग्राम सोना पकड़ा देंगे, आपके रेट बढ़े घटे। पर इस तरह से जो सर्टिफिकेट इशू करती है ना सरकार, उसकी भी ट्रेडिंग होती है। भाई सोना तो हर वक्त कम ज्यादा हो रहा है ना, तो क्या होता है कि भाई एक इन्वेस्टर को लगता है कि आज मुझे निकल जाना है जल्दी से, पर मैं गवर्नमेंट से डील नहीं करना चाहता कि गवर्नमेंट से तो मैंने वादा कर दिया था कि 8 साल का बॉन्ड है, मैं आपसे 8 साल बाद ही पैसा लूंगा। तो अब होगा क्या, भाई आदमी तो फंस गया 8 साल के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि एक्सचेंज में ट्रेडिंग कर लेते हैं भाई आपकी इस बॉन्ड की। यानी कि मान लीजिए 2 साल बाद ही आपको निकलना है या 6 महीने बाद ही आपको निकलना है, तो कोई बात नहीं, आप किसी थर्ड पर्सन को सेल कर दीजिए मेरा बॉन्ड, और मैं आपकी जगह उस आदमी को पैसा दे दूंगा। वो थर्ड पर्सन फर्दर फोर्थ पर्सन को दे देगा, वो आगे जो है 10th 12th किसी भी आदमी को इस तरह बांटते रहेंगे और सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं। सरकार को तो कहना है कि भाई आप मेरे जो मेच्योरिटी हो जाए तो जिसके पास ये सर्टिफिकेट था मेरा दिया हुआ वो मेरे पास आ जाए और मैं उसको पैसा दे दूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहला बंदा है 100वां बंदा है कोई भी है, कितनी बारी ट्रेडिंग हो जाए, सर्टिफिकेट तो एक ही के पास रहना है, दो दो तो बन नहीं सकते एक बॉन्ड के।
तो इसी तरह चलती है शेयर्स की भी। कंपनी ने बोला कि भाई मैंने तो एक शेयर एक बंदे को दे दिया, वो बंदा आगे कितनी भी को भी ट्रांसफर कर दे, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। मुझे तो इतना बता दो बस फाइनल जो है तुम्हारे किस बंदे के पास ये सर्टिफिकेट मेरा शेयर का जाता जा रहा है, मैं उसका नाम अपने रजिस्टर में लिखता जाऊंगा। और इस एक्चुअल में ही जो कंपनीज हैं वो अपना इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर मेंटेन करती हैं, उन्हें हर वक्त मालूम होता है कि अच्छा अब मेरे ये शेयर होल्डर हैं, अब अगले क्वार्टर में अगले 3 महीने बाद अच्छा अब मेरे ये शेयर होल्डर है, अच्छा 3 महीने बाद अब मेरे बदल गए शेयर होल्डर, नए शेयर होल्डर कौन से हैं, अच्छा अब मेरे ये शेयर होल्डर है। इस तरह से कंपनीज भी अपना रजिस्टर मेंटेन करती है, ना सिर्फ शेयर्स का, डिबेंचर्स का भी, बॉन्ड्स का भी। तो ये हो गई हमारी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। अब हमने आपसे बोला था क्लास की स्टार्टिंग में कि हम आपको बताएंगे कि जितने भी इंटरेस्ट रेट चलते हैं ये कोई हवा में ही तय नहीं हो जाता। जब कोई बैंक डिसाइड करता है कि मैं सेविंग अकाउंट पे 2.5% दूंगा या 4% इंटरेस्ट रेट दूंगा, तो ये कोई हवा में तय नहीं हो जाता। बैंक की मर्जी नहीं है वो कितना देना चाहता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है लाइबोर और माइबोर पे। वो क्या होता है वो समझते हैं हम। अब हम बात करेंगे लाइबोर की, जिसका मतलब होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। इसका लंबा सा नाम देके आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको बताएंगे डिटेल में लाइबोर क्या होता है। सबसे पहले आप समझिए कि लाइबोर सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1986 में, और जब ये अपना इंटरेस्ट रेट तीन ही करेंसीज में निकालता था, जो कि थी जापान की येन और ब्रिटेन की पाउंड और ऑफ कोर्स डॉलर। क्योंकि 1986 में अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी थी, उसके बाद हमारा जो इंग्लैंड आता था, और उसके बाद उस टाइम पे जापान बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इकोनॉमी थी, बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड इकोनॉमी थी उस टाइम पे, आज भी है पर आज जो डिक्लाइनिंग स्टेज पे, उस टाइम पे बूमिंग स्टेज में थी, जापान का बहुत नाम था। इसलिए उस टाइम पे इन तीन करेंसीज में निकाला जाता था। फिर उसके बाद इसको आगे जाके 1998 का टाइम आ गया, जब जो है 10 करेंसीज में निकाला जाने लगा इसको। 10 करेंसीज, 15 मैच्योरिटीज, मतलब अलग अलग भाई एक रात के लिए भी निकालेंगे, हफ्ते भर के लिए भी निकालेंगे, 15 दिन के लिए भी निकालेंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 6 महीना, 12 महीने, सबके लिए निकाले जाते थे इंटरेस्ट रेट। मतलब इन्होंने जो अपना काम बहुत अच्छे से बढ़ा लिया था लाइबॉर ने, और बहुत इनका काम चल रहा था। भाई सोचिए कि 10 मेजर इकोनॉमी जो वर्ल्ड की करेंसीज हैं वो इनमें उनमें ये रेट निकालते थे, और लगभग सभी टाइम्स के लिए निकालते थे। चाहे आपको छोटे से छोटा चाहिए हो, बड़े से बड़ा, 1 साल वर्थ का भी चाहिए हो तो भी मिल जाएगा आपको टाइम। कोई भी आपको मेच्योरिटी चाहिए हो, तो इन्होंने काम अपना बढ़ा लिया था। ऐसा लग रहा था कि इन्होंने बहुत काम बढ़ा लिया और ये लोग कामयाब हो गए हैं, बट पता चला कि ये सब कुछ स्कैंडल निकला। मतलब कि सब कुछ जो है फ्रॉड निकला। कैसे? कि ये लोग जो है अलग अलग करेंसी से या फिर अलग अलग बैंक से पैसे खा के जो है उनके इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा कर देते थे, इकोनॉमी को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था इन लोगों ने। तो रियलाइज हुआ लोगों को कि लाइबोर पे ही हम इतना ज्यादा आश्रित हो गए, और लाइबोर को ही हमने कंट्रोल नहीं किया, लाइबोर को ही हमने ऐसे खुला छोड़ दिया कि जो मर्जी आए तुम्हारा वो रेट निकाल लो। उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई एक संस्था आईसीई, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। अब ये संस्था क्या करती है, इसने कहा कि हम जो है इतनी ज्यादा नहीं फैलाएंगे अपने आप को कि सारी करेंसीज में निकाल दे, सब तरह की मेच्योरिटीज में हम अपने आप को लिमिट करना चाहेंगे बजाय कि स्कैंडल करने के। तो इन्होंने कैसे लिमिट किया, इन्होंने कहा कि हम मेजर 5 करेंसीज में ही अपनी जो है निकालेंगे इंटरेस्ट रेट को। ये इंटरेस्ट रेट कैसे निकलता है अभी तक आपको ये समझ में नहीं आया होगा, ये भी हम आपको बताएंगे। पहले आप इसकी हिस्ट्री सुनते जाइए। तो इन्होंने 5 करेंसीज में बोला, वो कौन कौन सी थी 5 करेंसीज? सबसे पहले तो ऑफकोर्स यूएसडी, यानी कि यूएसए का डॉलर, फिर जीबीपी ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, फिर उसके बाद जापान का येन, उसके बाद ये तीन तो पहले भी थी अब भी हैं। उसके बाद कौन सा आ गया? उसके बाद आ गया यूरो, EUR। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है उसने अपने ये करेंसी निकाली हुई थी उस टाइम पे यूरो, तो वो भी इंट्रोड्यूस हो गई। और उसके बाद पांचवें नंबर पे कौन आया? पांचवें नंबर पे स्विट्जरलैंड आता है CHF के साथ, स्विस फ्रैंक। स्विस फ्रैंक। इन 5 करेंसीज में निकालना स्टार्ट हुआ लाइबोर का रेट। और कौन कौन सी मैच्योरिटी के लिए हुआ ये भी जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 1 ओवरनाइट, मतलब एक रात के लिए, 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स,
1 ईयर। तो इन सब मैच्योरिटीज के लिए 5 करेंसीज में इंटरेस्ट रेट निकलना शुरू हुआ। यहां तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं ये इंटरेस्ट रेट निकल कैसे रहा है। क्या हुआ कि जो लंदन के 18 सबसे बड़े बैंक थे, एक्चुअली दोस्तों क्या है कि जितने भी जो दुनिया में बैंक्स हैं, खासकर बड़े बड़े जो बैंक्स हैं, जैसे एचएसबीसी बैंक हो गया, सिटी बैंक हो गया, अमेरिकन बैंक हो गया, या जो भी इतने बड़े बड़े बैंक्स हैं, सभी इनके हेडक्वार्टर इंग्लैंड में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए जो है इंग्लैंड में डिसाइड हुआ कि हमारे यहाँ के जो 18 सबसे बड़े बैंक्स हैं उनको आपस में लड़ाया जाएगा। लड़ाया जाएगा मतलब तलवार चाकू लेकर नहीं, इंटरेस्ट रेट से लड़ाया जाएगा। मतलब कि भाई सभी बैंक्स को एक दिन या महीना या कुछ साल भर के लिए भी कई बार पैसा चाहिए होता है, और इन्हें इजीली एक दूसरे बैंक से पैसा मिल जाए, वो प्लेटफॉर्म लाइबॉर प्रोवाइड करता है। मान लीजिए यहाँ पर ए बी सी डी 4 बैंक हैं। असल में तो हमने बताया आपको 18 बैंक्स हैं, यहाँ लिख देते हैं हम। पर हम इमेजिन करते हैं कि 4 बैंक्स की सिचुएशन है, जिनमें से ए और बी को तो लोन चाहिए और सी और डी को लोन देना है। तो ए कहेगा सी से कि मैं तुम्हें जो है 2.5% इंटरेस्ट रेट पे लोन दूंगा। ए डी से कहेगा कि मैं तुम्हें जो है 2.8% पे इंटरेस्ट दे दूंगा। फिर बी सी से कहेगा मैं तुमको जो है 2.6% पे इंटरेस्ट रेट दे दूंगा। फिर बी डी से बोलेगा मैं तुमको 2.7% पे इंटरेस्ट रेट दे दूंगा। फिर इनके आपस में जो है डिसीजन होएगा, ये कुछ बिड लगाएगा, वो बिड लगाएगा उधर से। ये कहेगा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 2.5 तुम्हें 2.61 पे दे देता हूँ, वो 2.6 पे दे रहा है। तो फिर ये कहेगा नहीं ऐसा तो मैं तुम्हें 2.62 पे दे देता हूँ। ये कहेगा अच्छा तुम जो है बढ़ाए जाओ सब इंटरेस्ट रेट, कम कौन करेगा। तो इन्होंने जो है फिर बोलेगा ए कि भाई मैं कम कर देता हूँ, 2.59 पे कर देता हूँ। इस तरह से बार बार बिडिंग होती रहती है। जैसे आपने शेयर मार्केट में देखा होगा बहुत लोगों ने कि शेयर जो ऊपर नीचे होते रहते हैं हर वक्त। तो इसी तरह बिडिंग भी भयानक रूप से ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 0.01 ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस तरह से फाइनल जो बिडिंग मान लेते हैं तय होती है कि भाई एक को तो लोन मिल गया 2.55% पे, दूसरे को लोन मिल गया 2.75% पे। अब यहाँ लाइबोर का केस आता है। इसी तरह जो है 18 बैंकों ने एक दूसरे को, मान लीजिए कितने सारे सिनेरियोज बन जाएंगे कि 18 बैंक हर किसी बैंक को लोन दे रहा है, हर बैंक हर दूसरे बैंक से लोन लिए जा रहा है। इतने सारे सिनेरियोज के बाद जब बहुत सारे इंटरेस्ट रेट हमारे पास आ जाएंगे तो सबका एवरेज लिया जाएगा। और वो एवरेज मान लेते हैं कि भाई 2 पॉइंट, इधर हमारे केस में 65% बना, तो ऐलान हो जाएगा पूरी दुनिया में। ये डेली ही निकाला जाता है कि भाई आज का इंटरेस्ट रेट 2.65% रहा है लाइबोर का। अब आप जो है बाकी डीलिंग इसी हिसाब से करें, तो बाकी बैंक कैलकुलेशन करेंगे, अच्छा इतने बढ़िया बढ़िया जो बैंक थे इनको 2.65 पे मिल गया इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब भाई जो बेकार बैंक है उनको तो, और उनसे तो हमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही लेना होगा। मान लेते हैं भाई अच्छे बैंक को 2.65 पे मिल गया, तो जो कम अच्छे बैंक हैं उनको हम जो है 3.5 पे देंगे। अब कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंक तक नहीं है, उसको तो हम जो है 4.5 पे देंगे। अब कोई आम आदमी आ जाए कोलेटरल के साथ में, अरे ये तो जो है इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, बताओ ये तो आम आदमी को तो हम अच्छे से लूटेंगे, तो इसको तो हम 6 पे देंगे। इसी तरह से भाई आ जाए कोई और आदमी आ जाए, अब एक आदमी जिसका कोलेटरल ही नहीं है, बताओ इस सामने का तो भरोसा ही नहीं है, तो भाई वो देखेंगे इससे हम डबल लेंगे। ये लोग बहुत डूबते हैं। तो यहीं से लाइबॉर से ही डिसाइड होता है सारी कहानी कि कहाँ पर आगे किसको इंटरेस्ट रेट पे दिया जाना है। ये तो हो गया कि भाई लाइबॉर से आगे का डिसीजन होगा। पर मैं आपको बता दूं कि ये जो लाइबॉर है ना, ये खुद में ही इतनी बड़ी चीज है कि इससे $350 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। $350 ट्रिलियन। अगर हम इसको रुपए में कन्वर्ट करें तो आप देखिए कितना बैठ जाता है। लगभग लगभग ये बैठ जाएगा 100,000, 10,000, 10 लाख, 1 करोड़। एक, ये अमाउंट आप देख रहे हैं, इसमें जीरो गिनना भी मुश्किल हो जाए, इतनी लंबी अमाउंट जो है हर साल ट्रेड हो जाती है। यानी कि 250 करोड़ करोड़ रुपए का अमाउंट ट्रेड हो जाता है मात्र लाइबॉर से ही। और इसके ऊपर जो बाकी ट्रेड्स डिपेंडेंट है, बाकी जो इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर डिसाइड होते हैं, वो अलग से हैं। तो इतनी बड़ी चीज है लाइबॉर, आपने शायद सुना भी नहीं होगा, इंडिया में तो इतनी अमाउंट का कोई काम ही नहीं है, 250 करोड़ करोड़। एक छोटा सा हम आपको कंपैरिजन दे देते हैं। जो ये $350 ट्रिलियन की हमने बात करी, मोदी जी जो है हमारे देश का जो एम बनाया उन्होंने उन्होंने बनाया कि हमें सालाना जीडीपी $5 ट्रिलियन की करनी है। तो सोचिए हमारी पूरे देश की जीडीपी का हमारा मकसद है $5 ट्रिलियन करना। और ये पूरा ट्रेड हम बता रहे हैं $350 ट्रिलियन। यानी कि हमारे देश से 70 गुना ज्यादा ट्रेड हो जाता है हर साल सिर्फ लाइबॉर पे। इतनी बड़ी चीज है ये।
अब इंडिया भी इससे पीछे कैसे हटता? लाइबोर को जब 1986 में बना तो इंडिया ने भी इसको फॉलो किया अच्छे से, इसकी कमियां देखी, इसके स्कैंडल्स को भी समझा, और सब समझ लेने के बाद इंडिया ने अपना खुद की करेंसी, अपने खुद का इंटरेस्ट रेट लेकर आया माइबॉर। माइबॉर में जैसे यहाँ एल से लंदन बनता है, तो माइबॉर में एम से मुंबई बन जाता है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ तक कि बिडिंग प्रोसेस वगैरह भी सब कुछ सेम है। एक मेजर डिफरेंस, दो मेजर डिफरेंस हम समझना चाहेंगे इधर। पहली बात तो वो इसका लंदन से कोई संबंध नहीं है, इसका सारा संबंध मुंबई से ही है। और दूसरी बात ये, जब वहां पे जैसे हमने आपको बताया कि $350 ट्रिलियन का ट्रेड हो जाता है, यहाँ कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहा है। तो फिर आप कहेंगे माईवार बनाया है क्यों जब कुछ ट्रेड ही नहीं करना था? तो वो भी हम आपको बताते हैं। पहले ये समझिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं, लाइबोर माइबोर को बिल्कुल भी आप हल्के में ना लें, ये एग्जाम्स में आ जाते हैं। जैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा कि कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये दोनों। तो इसका क्या डेफिनेशन हुई? मुंबई इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। अगेन इसमें भी वही होता है, बिडिंग चालू हो जाती है सुबह सुबह ही, जैसे दिन खुलता है सभी बैंक जो है इंटरेस्ट लगा रहे होते हैं कि मैं तुम्हें जो इस रेट पे दे दूंगा इंटरेस्ट। अच्छा वो उस पे दे रहा है तो मैं और कम पे दे दूंगा, अच्छा वो उस पे दे रहा है मैं और कम पे दे दूंगा, तो इससे कम पे तो मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं उस बैंक को दे देता हूँ। अच्छा वो कहेगा कि नहीं मुझे तुमसे चाहिए, मुझे तुम ज्यादा इंटरेस्ट लगा रहे हो, मुझे उससे चाहिए। सभी बैंक आपस में भारी बिडिंग करेंगे, ऑफर लगाया, कोई ऑफर लगा रहा होगा, कोई बिड लगा रहा होगा। इस तरह से जो है 30 बैंक मुंबई के, 30 बैंक डिसाइड करते हैं कि भाई हमारे देश में लाइबोर के तर्ज पर ही माइबोर का रेट क्या होगा, यानी कि इंटर बैंक रेट क्या होगा। कि अगर कोई अच्छा बैंक किसी अच्छे बैंक को लोन देना चाह रहा है तो किस रेट पर वो लोन दे सकता है। ये जनरली ओवरनाइट के लिए डिसाइड होता ही है, फोर्टनाइट के लिए डिसाइड होता है। उधर आप देखिए ओवरनाइट के बाद वीकली आ रहा था, इधर फोर्टनाइट आ रहा है। फिर 1 मंथ के लिए भी डिसाइड होता ही है, 2 मंथ्स के लिए भी डिसाइड होता है, 6 मंथ्स के लिए, 1 ईयर के लिए, ये सब भी डिसाइड होते हैं इसमें। इधर 2 मंथ, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, 3 मंथ्स। इधर 2 मंथ्स के लिए डिसाइड नहीं होता है, सीधा 1 के बाद 3, फिर 6 और फिर 12 मंथ्स। ये इंटरेस्ट रेट जो इंडिया में ही चलता है, बाहर इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि भाई इसमें ऑब्वियसली इंडिया के ही 30 बैंक शामिल है, तो इंडिया ही देखता है, भाई इंडिया के लिए ही ये काम का रेट है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि ये एक्चुअल में बिडिंग नहीं हो रही, एक्चुअल में जो है किसी कहीं पैसा मूव नहीं कर रहा है। बैंक्स खाली जो है एक माइबोर का रेट निकालने के लिए, एक बेंचमार्क रेट निकालने के लिए ही खाली एक कंपटीशन, एक बिडिंग ऑफरिंग करते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि आज के दिन जो है हमें इस रेट के हिसाब से कॉर्पोरेट्स को या आपस में बैंकों में डील करना है। एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं होती, इसलिए इसको कई बार इंटरबैंक ऑफर्ड रेट की जगह बिड रेट भी कह दिया जाता है, क्योंकि सिर्फ बिडिंग ही हो रही है, कुछ ऑफर एक्चुअली में नहीं हो रहा है, कुछ जो जा नहीं रहा किसी का पैसा, बस ऑफर आपस में डिसाइड ही हो रहा है। इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1998 में, ये आप लिख लीजिए, ये भी काम की बात है। ठीक है। और जितने भी इंडिया में बैंक है सभी माइबोर को फॉलो करते हैं, कुछ लोग साइबोर को भी फॉलो करते हैं, वो भी हम देख लेते हैं, वो उतना चलन में नहीं है हालांकि। साइबोर क्या है? एसबीआई बैंक का रेट। एसबीआई जितने भी बड़े बैंक हैं उनको किस रेट पे लोन देना डिसाइड करेगा, उसे साइबोर कह दिया जाता है, यानी कि जिसमें एस का मतलब हो गया साइबोर। एसबीआई, साइबोर सिंगापुर इंटरेस्ट बैंक ऑफर रेट भी है, पर उसको अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। साइबोर अगर आप देखें तो एसबीआई मतलब होगा उसका। ठीक है, माइबोर में मुंबई मतलब होगा, और लाइबोर में लंदन मतलब होगा, जो कि 1986 में आया था, ये 1998 में आया था। इस पे ही डिसाइड होता है हमारे इंडिया में डेली बेसिस पे कि कौन सा बैंक किस बैंक को किस रेट पे डिसाइड लोन देगा, या कॉर्पोरेट्स को किस रेट पे लोन देना है आज। ठीक है, इसी के बाद जो आगे इंटरेस्ट रेट डिसाइड होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, जो क्वार्टरली डिसाइड होते हैं, वो भी काफी हद तक माइबोर पर या साइबोर पर ही डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने मनी सप्लाई के कुछ बेसिक्स आज पढ़ लिए, कितने तरह के मनी होते हैं, क्या ये इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं जिन पे पूरी मनी सप्लाई और कैपिटल मार्केट डिपेंड करती है। उसके बाद अब कल हम पढ़ेंगे मनी मार्केट के बारे में। मनी मार्केट के मेजरली 10 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मतलब 10 तरह से जो मनी मार्केट में लोन दिया जाता है या लिया जाता है, वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस के सभी लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू।